हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में कक्षा 12 में हिंदी साहित्य आपका जो विषय है, इस विषय पर अपने चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, कक्षा 12 में हिंदी साहित्य में आपका पाठ्यक्रम अलग अलग इकाइयों में विभक्त है। पहले इकाई 16 नंबर की वो अपनी पूरी हो चुकी है। अब दूसरी इकाई चल रही है, ये भी 16 अंक की है। इसमें पहली जो चीज है ये पाठ्यक्रम की, वह काव्य के गुण दोष। इसमें इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको काव्य के जो गुण हैं उन पर बताया है, उनका अध्ययन आपको करवाया है, उस पर चर्चा अपनी हो चुकी है। आज इस वीडियो में अपने काव्य के दोष, गुण के बाद में काव्य के दोष, इस वीडियो में आज की चर्चा काव्य के दोषों पर रहेगी। तो आज का अपना जो प्रकरण है, बिंदु है, वो है काव्य के दोष। गुण, गुण के बाद में दोष, कमियां। देखिए बेटा, काव्य जितना गुण युक्त होना, काव्य के लिए जितना गुण युक्त होना जरूरी है, उतना ही दोष मुक्त होना भी जरूरी है। तभी वो रसदार, आनंदमयी, परिपूर्ण, सार्वभौमिक काव्य बन सके। काव्य जितना गुण युक्त, काव्य के लिए जितना गुण युक्त होना जरूरी है, उतना ही वह दोष मुक्त होना भी जरूरी है। अगर काव्य में किसी तरह का कोई दोष है, कमी है, तो पाठक या श्रोता उस काव्य का रसास्वादन, आनंद नहीं ले सकता, उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर सकता। बीच में एक बात और बता रहा हूं, ये काव्य के जो दोष है, इस पर सभी बच्चों से मेरा आग्रह रहेगा कि वे मेरी बातों को ध्यान से, मनोयोग से सुनेंगे। तो अच्छी तरह से सुनोगे तो तुम्हारे मन मस्तिष्क के अंदर ये चीजें उतर जाएगी, ये बात उतर जाएगी। मेरे साथ, मेरी बातों के साथ, मेरे शब्दों के साथ आप अपना आत्मसात कीजिए। इसलिए काव्य जितना, काव्य के लिए जितना गुण युक्त होना जरूरी है, उतना ही काव्य के लिए दोष मुक्त होना भी जरूरी है। तभी वह काव्य रसमयी होगा, आनंदमयी होगा, प्रभावशाली होगा और हृदय के ऊपर सफलतापूर्वक अपना प्रभाव डाल सके। श्रोता या पाठक है, वो उसका सही मायने में रसास्वादन है, वो ग्रहण कर सके। कविता के बाह्य रूप, आंतरिक रूप, दोनों ही रूपों का, काव्य का मतलब कविता है, जो कविता है वो काव्य का अंग है। तो कविता के बाह्य, बाह्य का मतलब बाह्य और आंतरिक, दोनों ही रूपों का प्रभावशाली होना जरूरी है, अंदर से और बाहर से। मतलब जो कविता है वो अंदर से और बाहर से, दोनों ही रूपों के अंदर सशक्त, मजबूत, ठोस, प्रभावशाली, रसदायी होनी जरूरी है। अगर उसका एक पक्ष कमजोर है, आंतरिक या बाहरी दोनों में से एक पक्ष कमजोर है, तो फिर वह कविता अपना अमिट प्रभाव पाठक के या हृदय के मन मस्तिष्क पर नहीं डाल सके। इसलिए कविता के बाह्य और आंतरिक दोनों ही रूपों को प्रभावशाली होना बहुत जरूरी होता है। बाह्य, कविता के बाह्य रूप से क्या तात्पर्य है कि कविता के वर्णों, पदों, शैली आदि
विशेषताएं। बाह्य का मतलब है कि कविता के वर्ण है, पद है, शैली है, वो तो है ही है। कविता की बाह्य रूप से तात्पर्य है कि कविता के जो वर्ण है, पद है, शैली है। इसी तरह से कविता का जो आंतरिक है, आंतरिक का मतलब हो गया, अंदर क्या हो गया, भाव और कल्पना। बाह्य रूप में तीन चीजें आ जाएगी मुख्य रूप से सीधे शब्दों के अंदर, वर्ण है, पद है, शैली और विशेषता। इनसे युक्त होनी चाहिए कविता का बाह्य रूप, अपने वर्णों से, पदों से, शैली और विशेषताओं से युक्त होना चाहिए। इसी तरह से कविता का, काव्य का आंतरिक जो रूप है, जिसमें भाव और हम कल्पना को देते, यानी उसमें भाव और कल्पनाएं वो सुंदर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, तभी तो वो सहृदय पर अपना प्रभाव है वो डाल सकेगी। इसलिए जब दोनों ही रूप, दोनों का मतलब आंतरिक और बाह्य, काव्य के दोनों ही रूप, कविता के दोनों ही रूप, मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों ही रूप सब प्रकार से दोष रहित होते हैं। तो कविता के या काव्य के दोनों रूप सब प्रकार से, सब तरह से दोष रहित होते हैं, तभी काव्यकार, रचनाकार, कवि अपनी बात से हृदय लोगों, जब कविता दोनों ही रूपों में, आंतरिक और बाहरी दोनों ही रूपों में दोष रहित होगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा, तभी काव्यकार, रचनाकार, कवि अपनी बात को सहृदयों तक, पाठक और श्रोता तक सफलतापूर्वक पहुंचा सकता है। यानी अपनी बात, अपनी रचना से, अपनी कविता से पाठक व श्रोता को प्रभावित कर सकता है। और ऐसी स्थिति में जब एक रचनाकार, एक काव्यकार अपनी बात सहृदयों तक सफलतापूर्वक पहुंचा रहा है, तभी सहृदय भी उसकी बात को आत्मसात करने में सफल भी हो, यानी अपने भीतर उसको ग्रहण करने में कामयाब हो। कब? जब काव्य आंतरिक और बाह्य रूप में पूर्ण होगा, कोई दोष नहीं होगा, तब काव्य सब प्रकार से दोष रहित होगा, तभी काव्यकार यानी रचनाकार है वो अपनी बात सहृदयों तक सफलतापूर्वक पहुंचा सकता है, और सहृदय भी उसकी बात को, उसके भावों को, उसके विचारों को, उस कविता, उस काव्य का जो रस है, आनंद है, उसको आत्मसात करने में सफल हो सकते। इसलिए रचनाकार के लिए कविता की रचना करते समय कविता को, काव्य को दोषों से बचाए रखना चाहिए। अच्छी कविता, अच्छा काव्य वही माना जाता है जिसमें व्यक्त यानी प्रकट करने वाले भावों को पाठक या जो श्रोता होते हैं वो बिना किसी विशेष प्रयास के सफलतापूर्वक ग्रहण कर लेते, या यूं कहें कविता की सफलता या काव्य की सफलता, जिसके अंदर रचनाकार के जो भाव है, जो विचार है, उनको पाठक या श्रोता बिना कोई विशेष प्रयास किए हुए, बिना कोई कोशिश किए हुए, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सुगमता और सरलता और सहजता के साथ सफलतापूर्वक अच्छी तरह से उनको ग्रहण करने के अंदर जब वो कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब या होने लगते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि वह काव्य या वह कविता अच्छी है। इसलिए कह सकते हैं कि अच्छी कविता वह होती है, अच्छी कविता वह होती है जिसमें व्यक्त भावों या विचारों को पाठक या श्रोता बिना विशेष प्रयास के सफलतापूर्वक ग्रहण कर सके, तो वह एक अच्छी श्रेष्ठ कविता मानी जाएगी, वह अच्छा काव्य माना जाएगा।
क्यों? क्योंकि सरसता जो होती है, भीतर का जो सरसता, रस से युक्त सरलता, सहजता, सरसता जो होती है, ये काव्य का, कविता का प्राण माना जाता है। सरसता को कविता का प्राण माना जाता है। प्राण है तो शरीर है, नहीं है तो वो क्या है? फिर मृत है, ज्ञान रहित है, मिट्टी है, वो कुछ नहीं है। तो सरसता है तो कविता है, अगर सरसता नहीं है तो वो कविता नहीं है। क्यों? क्योंकि पाठक या श्रोता फिर उससे आनंद है वो ग्रहण नहीं ले सकते, रसास्वादन उससे नहीं ले सकते। इसलिए सरसता कविता का प्राण होती है। इसलिए कह सकते हैं कि काव्य की सरसता में जिन तत्वों के कारण, काव्य की सरसता में जिन तत्वों के कारण, काव्य की सरसता में जिन तत्वों के कारण बाधा उत्पन्न होती है तथा सहृदयों को उसकी रसानुभूति से वंचित होना पड़ता है, उन तत्वों को क्या कहते हैं? काव्य दोष कहते हैं। एक तरह से ये परिभाषा हमारे सामने आ जाती है, इसका अर्थ हमारे सामने आ जाता है। एक तरह से काव्य दोषों की ये भूमिका चल रही है बेटा। तो इसके अंदर आपको ये बताना है, सरसता है वो कविता का प्राण माना जाता है, और काव्य की सरसता में जिन तत्वों के कारण बाधा उत्पन्न होती है तथा सहृदयों को उसकी रसानुभूति से वंचित होना पड़ता है, उन तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। सहृदयों को उसके रसास्वादन से वंचित होना पड़ता है, रस की अनुभूति से, उस आनंद से उनको दूर रहना पड़ता है, वंचित रहना पड़ता है, उन तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा, जैसे अच्छा भोजन होता है, बढ़िया सुस्वादु भोजन होता है, तो सुस्वादु अच्छे भोजन को ग्रहण करने से तन और मन हमारा अंदर से तृप्त हो जाता है। अच्छा भोजन, सुस्वादु भोजन करने से शरीर, मन, तन और मन हमारा तृप्त हो जाता है। उसी प्रकार रसपूर्ण काव्य से चित्त भी अपने आप में आनंदित हो जाता है। समझे बेटा बात को? देखिए बेटा, काव्य में सभी चीजें आ जाती हैं वैसे, देखने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, जहां जिस काव्य को पढ़ने से, बोलने से, सुनने से, देखने से हमें आनंद की प्राप्ति हो, काव्य के अंदर उसको रस कहते हैं। तो तात्पर्य है बेटा कि जिस प्रकार अच्छा सुस्वादु भोजन करने से तन और मन तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार रसपूर्ण काव्य से चित्त भी हमारा क्या हो जाता है? आनंदित हो जाता है। पढ़ने से हाँ मन करता रहता है और पढ़े और पढ़े। अच्छी फिल्म देखते हैं, अच्छी लगती है, हाँ मन करता है और देखते हैं। तो अच्छी सुनने की बात मिल जाए, मन करता है और सुनते जाए। इसी प्रकार से बोलने की अच्छी बात भीतर से निकलने लग जाए तो उसके ऊपर हमें बोलते जाते, क्योंकि अच्छा लगता है, उससे रस मिलता है। तो रसपूर्ण काव्य से चित्त क्या हो जाता है? हमारा आनंदित हो जाता है। ये जो दोष होते हैं, ये दोष काव्य की शोभा घटा देते हैं। दोष काव्य की शोभा बढ़ाते नहीं है, दोषों से काव्य की शोभा घटती है। जैसे कांटव, कांटव खाने के लिए कहा जाता है कांटव। कांटव, लंगड़ापन, गूंगापन, बधिरतव, कांटव, लंगड़ापन, गूंगापन, बधिरतव जैसे विकार जो होते हैं, जिससे शरीर की शोभा कम हो जाए, जैसे विकारों से, इस प्रकार के विकार, जैसे मैंने बताया आपको, इस प्रकार के विकार जहां होंगे उससे शरीर की शोभा है
वो गिर जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी, कम होती है। काव्य दोष वास्तव में जैसे उदाहरण के द्वारा और बात है, जैसे मीठी सुस्वादु खीर होती है, उसमें मीठी खीर में उस लावण्य के समान होते हैं काव्य दोष। सुंदर काव्य में काव्य दोष, सुंदर काव्य में दोष ठीक उस प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से मीठी सुस्वादु खीर के अंदर क्या मिल जाता है, नमक मिल जाता है। उस खीर का जो रसास्वादन है वो बिगड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से सुंदर काव्य में, अच्छे काव्य में जब ये दोष आ जाते हैं, पनप जाते हैं, तो इनके आने से, पनपने से काव्य की सुंदरता कम हो जाती है, काव्य का आनंद कम या नष्ट हो जाता है। इस प्रकार काव्य के उपयुक्त विवेचन, उपयुक्त चिंतन मनन, उपयुक्त बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि काव्य के मुख्यार्थ, काव्य के मुख्यार्थ, काव्य के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को काव्य के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को आचार्यों ने क्या कहा है, काव्य दोष कहा है। काव्य के, कविता के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को आचार्यों ने काव्य दोष कहा है। कैसे? मुख्यार्थ हित दोष लिखी है, मुख्यार्थ हित दोष है, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न है। संस्कृत में उक्ति है, इसका मतलब है कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करना। अलग अलग विद्वान हुए हमारे व्याकरण में, व्याकरण शास्त्र में, जिनमें भामन, भामय, वामन, मम्मट जैसे विचारकों ने काव्य दोषों पर चिंतन मनन किया है, विचार किया है। हमें वामन, मम्मट आदि ने काव्य दोषों पर गहराई से चिंतन मनन किया है, विचार किया है। वामन के अनुसार, या वामन कह रहे हैं, बता रहे हैं, काव्य सौंदर्य को क्षति पहुंचाने वाले तत्व काव्य दोष है। वामन के अनुसार है काव्य सौंदर्य को क्षति पहुंचाने वाले तत्व, काव्य सौंदर्य को क्षति पहुंचाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते। ये वामन के अनुसार। फिर दोबारा सुनिए बेटा, वामन के अनुसार काव्य सौंदर्य को क्षति जिन तत्वों से पहुंचती है उनको काव्य दोष कहते हैं। इसी प्रकार से मम्मट ने काव्य प्रकाश में कहा है, मम्मट ने ये काव्य प्रकाश मम्मट की कृति है, इनकी रचना है। इसमें कहा है कि मुख्यार्थ का अपकर्ष करने वाले तत्व काव्य दोष है। मुख्यार्थ का अपकर्ष, अपकर्ष समझ लो, उत्कर्ष ऊपर, अपकर्ष नीचे, जैसे उन्नति अवनति, उन्नति का उल्टा विपरीत अवनति है। इसी तरह से उत्कर्ष का अपकर्ष है, उल्टा है, विपरीत है। तो इन्होंने कहा है, मम्मट ने काव्य प्रकाश में कहा है, मुख्यार्थ का अपकर्ष करने वाले तत्व, मुख्यार्थ का अपकर्ष करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। वैसे भी काव्य का जो उद्देश्य होता है, काव्य का उद्देश्य रसानुभूति कराना, पाठक या श्रोता को रसानुभूति कराना, ये काव्य का उद्देश्य होता है। और इसमें जब बाधा आती है,
में जब इसकी मुख्यार्थ में जब बाधा आती है तो बाधा आने पर मुख्यार्थ का क्या होता है, अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का उल्टा विपरीत होता है, नीचे गिरता है। रस और आनंद है वो कम हो। रस में 3 प्रकार से दोष होता है। रस में जो दोष है वो मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। नंबर 1, देर से रस की अनुभूति हुई। रसों में दोष 3 प्रकार से। नंबर 1, देर से रस की अनुभूति होना। देर से रस की अनुभूति होना, देर समय लगना जिसकी है। दूसरा, रसानुभूति में बाधा होना। रस की अनुभूति होने में बाधा होना, तो बाधा आ जाए, विघ्न आ जाए, रुकावट आ जाए। ये 3 प्रकार से रस में दोष है वो 3 प्रकार से। पहला है देर से रस की अनुभूति होना, और दूसरा है रसानुभूति में बाधा होना, और तीसरा है रस की अनुभूति होना ही नहीं। ये 3 प्रकार से रस में दोष 3 प्रकार से होता है। पहला है देर से समय लगना, रस की अनुभूति टाइम लगना। दूसरा है जब रस की अनुभूति होती है तो उसमें कोई बाधा आ जाए, रुकावट आ जाए। तीसरा है रस की अनुभूति होना ही नहीं। ये 3 प्रकार से रस के अंदर दोष होता है। अगर हम परिभाषा की बात करें उपयुक्त विवेचन के आधार पर, इसकी हम परिभाषा अपने शब्दों के अंदर लिखना चाहे तो कह सकते हैं कि जिन तत्वों के कारण कविता के अर्थ को समझने में जिन तत्वों के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है, जिन तत्वों के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का अपकर्ष होता है, और काव्य सौंदर्य का अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का उल्टा बेटा अपकर्ष, उसको काव्य दोष कहते हैं। अपने शब्दों के अंदर हम परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जिन तत्वों के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का जहां अपकर्ष होने लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं, काव्य दोष कहते हैं। तात्पर्य काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। काव्य की काव्य की रसानुभूति के बाधक तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। फिर देखिए बेटा अपने शब्दों के अंदर कि जिन तत्वों के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का जहां अपकर्ष होता है उसको क्या कहते हैं,
काव्य दोष कहते हैं। यानी काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। तो ये था बेटा काव्य दोष की भूमिका और उसकी परिभाषा। अब आगे अपने जिक्र करेंगे काव्य दोषों के प्रकार। क्या करेंगे? काव्य दोषों के प्रकार। तो ये अपने अगले वीडियो के अंदर हम काव्य दोषों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।